हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम बैंक फाइनल अकाउंट का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ महिंद्रा बैंक लिमिटेड एज ऑन 31st March 2020, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। सो ये जो बैलेंसेस है वो महिंद्रा बैंक लिमिटेड के है और हमें 31st मार्च के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो ये जो बैलेंसेस है पहले उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपीज़ का, ₹50 पेड है और अथराइज्ड इशूड कैपिटल कितना है 40,000 शेयर्स का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 का। करंट डिपॉजिट्स है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, सेविंग बैंक अकाउंट है, डायरेक्टर फीस है, ऑडिट फी है, फर्नीचर है, उसकी कॉस्ट दी है 20 लाख रुपीज़। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन एंड एक्सचेंज है, रिजर्व फंड का बैलेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, देन सैलरी है इंक्लूडिंग मैनेजर सैलरी ₹4 लाख, इसमें मैनेजर की सैलरी ऐड है। बिल्डिंग है, उसकी कॉस्ट दी है, बुक वैल्यू भी दी है, कॉस्ट है 60 लाख, बुक वैल्यू है 45 लाख। कैश इन हैंड है, कैश विथ आरबीआई है, कैश विथ अदर बैंक है, देन लॉ चार्जेस है, इन्वेस्टमेंट है एट कॉस्ट, लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट है, यानी कि ये एडवांसेस है, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस रहे, इंटरेस्ट पेड किया है, बोरिंग्स फ्रॉम लक्ष्मी बैंक से ये अमाउंट बोरो की है, ब्रांच एडजस्टमेंट है, क्रेडिट बैलेंस और रेंट एंड टैक्सेस। ये कुछ बैलेंसेस हमें यहाँ महिंद्रा बैंक के दिए हैं। और एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें नंबर 1 पे है, द बैंक हैज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बिल्स वर्थ ₹30 लाख अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ ₹38 लॉज्ड विद द बैंक। सो बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर एक बिल एक्सेप्ट किया है 30 लाख का और उसके लिए एक सिक्योरिटी भी ली है, वो है 38 लाख की। नेक्स्ट है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ₹1,10,000। देन है प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग by 10% and furniture by 5% on cost and provide ₹30,000 for bad and doubtful debts। तो ये 4 पॉइंट्स है एडिशनल इंफॉर्मेशन के। सो ये कुछ हमें प्राइमरी या फिर जो बैलेंसेस है वो डेटा बैंक का अवेलेबल किया है, तो इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, ये जो फॉर्म्स है यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और जो बैलेंस शीट है उसके फॉर्म तैयार करने पड़ते हैं। तो ये फॉर्म पिछले लेक्चर में हमने तैयार किए हैं, इसी लेक्चर में ये फॉर्म ऑलरेडी मैंने यहाँ तैयार किए हैं। इसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ए जो बैंक है इन द बुक्स ऑफ, कौन सी बैंक है ये, महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। तो ये महिंद्रा बैंक लिमिटेड के बुक्स में हमें ये क्या करना है, ये महिंद्रा बैंक लिमिटेड। ये फॉर्म ए किससे रिलेटेड होता है, बैलेंस शीट से रिलेटेड होता है। तो बैलेंस शीट है एज ऑन 31st March 2020, 3 कॉलम्स होते हैं इस फॉर्म के, पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में असेट लाइबिलिटीज होती है। जो पहला पार्ट है वो है कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का, जिसमें 5 शेड्यूल होते हैं। पहला शेड्यूल होता है कैपिटल का, दूसरा होता है रिजर्व सरप्लस का, तीसरा होता है डिपॉजिट्स का, चौथा होता है बोरिंग्स का, पांचवा होता है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का, और इसकी क्या होती है, टोटल होती है। देन असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, जिसमें 6 शेड्यूल्स होते हैं। पहला होता है यानी कि 6 नंबर का शेड्यूल होता है कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई का। नेक्स्ट शेड्यूल होता है कैश एंड बैंक, कैश एट बैंक एंड अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। नंबर 7 उसका नंबर है। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल होता है 8 नंबर का, एडवांसेस का होता है 9 का, फिक्स्ड असेट्स का होता है 10 नंबर का और अदर असेट्स का शेड्यूल नंबर होता है 11 का। और इसकी क्या करनी होती है, यहाँ टोटल करनी होती है। सो ये जो पहले 5 शेड्यूल और नेक्स्ट के जो 6 शेड्यूल्स है उसकी जो टोटल है वो क्या होती है, इक्वल होती है, या उसको हम क्या कहते हैं, टैली होती है। देन बैलेंस शीट के बाहर एक शेड्यूल होता है, वो है 12 नंबर का, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज और बिल्स फॉर कलेक्शन। ये 2 आइटम हमें यहाँ सेपरेट देने पड़ते हैं। तो ये पहले हमें फॉर्म ए तैयार करना पड़ता है, वो फॉर्म हमने अब यहाँ तैयार किया है। नेक्स्ट फॉर्म बी तैयार करना पड़ता है। वो फॉर्म बी किससे रिलेटेड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। तो ये फॉर्म है पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर ऑफ अमाउंट, जिसमें पहले इनकम लिए जाते हैं, जिसमें पहला इनकम है इंटरेस्ट अर्न का
जिसका शेड्यूल नंबर होता है 13, देन होता है अदर इनकम का जिसका शेड्यूल नंबर होता है 14 और इसकी टोटल यानी कि ये टोटल इनकम होता है। देन एक्सपेंडिचर जिसमें 3 आइटम होते हैं। पहला होता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का जिसका शेड्यूल नंबर है 15, देन होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जिसका शेड्यूल नंबर है 16 और देन प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी, जो भी प्रोविजंस या फिर जो भी कॉन्टिजेंसी के लिए अमाउंट बैंक ने प्रोवाइड की है वो यहाँ हमें क्या करनी पड़ती है, काउंट करनी पड़ती है। तो इसके लिए वर्किंग करना पड़ता है, इसके लिए कोई शेड्यूल नहीं है तो ये शेड्यूल नंबर नहीं होता। और इसकी ये टोटल यानी कि ये टोटल एक्सपेंडिचर, ये जो 3 आइटम है इसकी ये टोटल एक्सपेंडिचर। सो इनकम, एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट क्या होता है प्रॉफिट और लॉस। पहले पिछले साल का अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड, पिछले साल का अगर प्रॉफिट है तो यहाँ क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। और बाद में जो करंट ईयर का प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है वो करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस इसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है और ये टोटल प्रॉफिट होता है। और देन लास्ट में इसका हमें क्या करना पड़ता है, इस प्रॉफिट को हमें एप्रोप्रिएशन, इस प्रॉफिट का हमें एप्रोप्रिएशन करना पड़ता है जिसमें पहला एप्रोप्रिएशन होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व को एक 20% जो अमाउंट है करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, करंट ईयर के प्रॉफिट की जो 20% की अमाउंट है वो 20% अमाउंट वो हमें स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी कि रिजर्व फंड में ट्रांसफर करनी पड़ती है। और बाद में एडिशनल कुछ अगर रिजर्व्स है तो ये रिजर्व्स यहाँ हमें प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएशन उसका करना पड़ता है, यहाँ हम वो एप्रोप्रिएशन करेंगे। तो पहले ये दो जो फॉर्म है वो 2 फॉर्म तैयार करने पड़ते हैं और हर एक शेड्यूल हमें सेपरेटली क्या करना पड़ता है, ऑपरेट करना पड़ता है। तो हर एक शेड्यूल यहाँ हमें तैयार करना पड़ता है। तो हमने ये शेड्यूल्स तैयार किए हैं, शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल का, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व सरप्लस का, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स का, शेड्यूल नंबर 4 बोरिंग्स का, शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन का, शेड्यूल नंबर 6 है कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई का, देन शेड्यूल नंबर 7 है कैश एट बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, देन शेड्यूल नंबर 8 है इन्वेस्टमेंट का, देन शेड्यूल नंबर 9 है एडवांसेस का, देन शेड्यूल नंबर 10 है, देन शेड्यूल नंबर 11 है अदर एसेट्स का, देन शेड्यूल नंबर 12 है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का। तो ये बैलेंस शीट से रिलेटेड शेड्यूल है 12 तक। देन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड शेड्यूल है जिसमें शेड्यूल नंबर 13 है इंटरेस्ट अर्न का, देन शेड्यूल नंबर 14 है अदर इनकम का, शेड्यूल नंबर 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का, शेड्यूल नंबर 16 होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। और जो प्रोविजंस या फिर कॉन्टिजेंसीज बैंक करती है उसके लिए एक सेपरेट हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो यहाँ हम ये कैलकुलेशन के लिए प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी की वर्किंग नोट करेंगे। तो प्राइमरीली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक कुछ जो फॉर्म ए, फॉर्म बी और ये जो शेड्यूल्स है तैयार करने पड़ते हैं और बाद में जो एक्चुअल एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, ये जो एटम्स है पहले उसको शेड्यूल में ट्रांसफर करना पड़ता है, उसके लिए जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर एडजस्टमेंट है वो भी सॉल्व करनी पड़ती है और बाद में हर एक शेड्यूल की टोटल करके वो फिर फॉर्म ए में और फॉर्म बी में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो पहले 1 बाय 1 ये जो बैलेंसेस है वो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो पहला आइटम कौन सा है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपीज हर एक शेयर की क्या है वैल्यू है, जिस पर 50 क्या है पेड अप है, यानी कि ईच शेयर वैल्यू 100 है लेकिन बैंक ने खाली कितनी कॉल की है और शेयर होल्डर ने कितनी पेड की है, 50 रुपीज पेड की है। और जिसकी शेयर की नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 40,000 है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे शेयर कैपिटल में। ओके, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 में ये देखो एथोराइज्ड एंड इशूड एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, पहले एथोराइज्ड शेयर कैपिटल लेना पड़ता है, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है, ये 40,000 शेयर्स है, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो अमाउंट कितनी होती है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अमाउंट हो गई एथोराइज्ड कैपिटल की। अब क्या होता है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल भी कितना है 40,000 शेयर्स का ही,
40,000 shares of rupees 100 each, रुपीज 50, लेकिन इस पर पेड कितने हैं, ₹50 पर शेयर पेड। पर शेयर कितने पेड है, ये 40,000 शेयर है, 40,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पर शेयर पेड। ये देखो ₹50 पर शेयर पेड, ये अमाउंट कितनी होती है, 20 लाख। ये 40 लाख और पेड अप वैल्यू कितनी है, वो 20 लाख। और ये अमाउंट क्या करनी पड़ती है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करनी पड़ती है। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, देन सेकंड आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक क्रेडिट बैलेंस है। और कौन से डेट का एक क्रेडिट बैलेंस है, 1 अप्रैल 2014, ₹8 लाख। तो ये जो हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं उसकी डेट कौन सी है, 31 मार्च 2020 की। और ये जो प्रॉफिट दिया है वो कौन से डेट का है, 1 अप्रैल 2019 का, यानी कि एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर एक प्रॉफिट है कितना, 8 लाख रुपीज का। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट डायरेक्ट फॉर्म बी में जो प्रॉफिट और लॉस का सेक्शन है, जिसमें लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड, उसको यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, ब्रॉट फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो ये 8 लाख रुपीज जो प्रॉफिट है उसको यहाँ हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ₹8 लाख रुपए का लास्ट ईयर का प्रॉफिट। नेक्स्ट है करंट डिपॉजिट से, फिक्स्ड डिपॉजिट से, सेविंग बैंक डिपॉजिट से। ये डिपॉजिट्स की अमाउंट है। सो ये तीनों डिपॉजिट्स हम क्या करेंगे, इसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। और ये डिपॉजिट्स की अमाउंट हम पहले ये जो डिपॉजिट्स का शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 3 में उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो ये डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स। तो करंट डिपॉजिट्स की अमाउंट कितनी है, 68,20,000। ये देखो 68,20,000। फिक्स्ड डिपॉजिट्स की अमाउंट कितनी है, 78 लाख। तो ये 78 लाख। और सेविंग डिपॉजिट्स की अमाउंट कितनी है, 51,30,000। सो ये 51,30,000। ये 3 डिपॉजिट्स बैंक ने क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। उसको हमने क्या किया, पर्टिकुलर शेड्यूल में ट्रांसफर किया। जो भी डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स पहले डिपॉजिट शेड्यूल में क्या करना पड़ता है, उसका ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसको हमने क्या किया है, ट्रांसफर किया है। अब डायरेक्टर फी है। डायरेक्टर फी ये क्या है, बैंक के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये क्या की है, फी दी है। ये बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है। देन है ऑडिट फी, ये भी बैंक का क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो ये डायरेक्टर फी और ऑडिट फी ये बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। इसको शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये डायरेक्टर फी और ये ऑडिट फी। ये डायरेक्टर फी कितनी है, 90,000 की डायरेक्टर फी। और ऑडिट फी कितनी है, 20,000 की। ये ऑडिटर की फी, ये हमने ट्रांसफर की। डायरेक्टर फी 90,000, ऑडिट फी 20,000। एक ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर के बारे में ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर का जो पहला आइटम होता है, जनरली वो आइटम होता है सैलरी टू वर्कर्स, या फिर जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में क्या होनी चाहिए, पहले आनी चाहिए। इसके लिए हमने ये क्या की है, जगह छोड़ी है। अब नेक्स्ट है फर्नीचर। ये फर्नीचर कॉस्ट है 20 लाख और बुक वैल्यू है 17,40,000। तो एक कॉस्ट क्यों दी होती है, कभी कभी जो डिप्रिशिएशन है, जनरली जो डिप्रिशिएशन है वो ऑन कॉस्ट होता है। इसके लिए एक क्या होती है, फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट दी होती है। तो पहले ये जो फर्नीचर है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे फिक्स्ड एसेट शेड्यूल में। फर्नीचर 17,40,000। फर्नीचर कितने अमाउंट है,
17,40,000। इससे हमें क्या करना पड़ेगा, जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन हमें इससे क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है, लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी चार्ज करनी है, उन्होंने एग्जांपल में कहा है फर्नीचर का जो डिप्रिसिएशन है नंबर 3 पर, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5% ऑन कॉस्ट। सो जो डिप्रिसिएशन है वो 5% लेना है, और किस पर लेना है, ऑन कॉस्ट पर लेना है। तो एक कॉस्ट है 20 लाख की और डिप्रिसिएशन 5%, उसको यहाँ हम पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सो ये फिक्स्ड एसेट, डिप्रिसिएशन 5% ऑन इंटू 5% ऑन 20 लाख। तो 5% 20 लाख का जो 5% है वो 5% कितना होता है, 20 लाख। 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5% कितना होता है, ₹1 लाख, ये डिप्रिसिएशन। सो ये डिप्रिसिएशन हो गया ₹1 लाख। ऑन कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसलिए हमने वो ऑन कॉस्ट पे चार्ज किया है। डिप्रिसिएशन ऑन कॉस्ट पे 1 लाख, और ये जो बुक वैल्यू है उससे ये डिप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। तो फर्नीचर अब कितना बचा, 17,40,000 से 1 लाख गया तो 16,40,000, ये फर्नीचर की आफ्टर डिप्रिसिएशन क्या हो गई, वैल्यू हो गई। और ये जो डिप्रिसिएशन है ऑन फर्नीचर का, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन कितना है वो हम यहाँ क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹1 लाख, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हो गया ₹1 लाख। और एक डिप्रिसिएशन है, वो डिप्रिसिएशन किस पर है वो हम यहाँ लिखेंगे, बिल्डिंग पर है। तो ये बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन आएगा, वो हम यहाँ लेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वो डिप्रिसिएशन यहाँ हम लिखेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग देखेंगे कितना है, वो कैलकुलेट करेंगे बिल्डिंग के वक्त, ठीक है। तो ये फर्नीचर का डिप्रिसिएशन हो गया। अब है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव। ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिसीव यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। ये जो इंटरेस्ट होता है वो लोन पर बैंक को क्या होता है, मिलता है, और ये जो डिस्काउंट मिलता है वो किस पर मिलता है, बैंक ये जो बिल का डिस्काउंटिंग करती है उस पर बैंक को क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ये बैंक का मेजर इनकम होता है। तो ये इनकम पहले इंटरेस्ट अर्न में क्या करते हैं, उसको हम ट्रांसफर करते हैं, इंटरेस्ट अर्न। ये देखो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹20 लाख। अब देखो यहाँ कितना है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹42 लाख। अब क्या करना पड़ता है, ये जो 42 लाख की अमाउंट है इसमें से जो रिबेट है वो रिबेट क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। तो क्या है रिबेट की अमाउंट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टू ₹1,10,000। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इसका मतलब हमने लेक्चर में देखा है, पहले एग्जांपल में देखा है। ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या है, जो डिस्काउंट यहाँ मिला है इस 42 लाख में, उसमें से ये जो डिस्काउंट है ₹1,10,000 का, ये डिस्काउंट करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। ये इनकम जो है डिस्काउंट के नेचर का, यानी कि डिस्काउंट जो इनकम बैंक को मिला है, इसमें से ये 1,10,000 जो डिस्काउंट बैंक को मिला है, ये डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। क्यों नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, जो बिल यहाँ डिस्काउंट किया है वो बिल अगर नेक्स्ट ईयर में मैच्योर होता है तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट क्या करना पड़ता है, करंट ईयर में जो डिस्काउंट बैंक ने एक्सेप्ट किया है उसमें से
डिडक्ट करना पड़ता है और नेक्स्ट ईयर को चार्ज करना पड़ता है। तो हम ये डिस्काउंट क्या करेंगे, इस डिस्काउंट से डिडक्ट करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितना, ₹1 लाख। तो 42 लाख से ये 1,10,000 गया तो कितना बचेगा, देखो 42 लाख, 42 लाख माइनस 1,10,000, 1,10,000, तो 40,90,000 ये करंट ईयर की अमाउंट है। 40,90,000 ये करंट ईयर की डिस्काउंट की क्या होगी, अमाउंट होगी। समझ में आ गया। जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में दिया होता है उसको पहले इंटरेस्ट अर्न में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अगर एडजस्टमेंट में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया है तो उसको क्या करना पड़ता है, ये जो मिला हुआ डिस्काउंट है यानी कि जो ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट है उसमें से ये रिबेट क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ये डिस्काउंट, ये जो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है इसको अनअर्न डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस ऐसे भी उसको कहा जाता है, यानी कि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड क्या है, इनकम है। तो इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ से डिडक्ट करना पड़ता है। अब ये जो अमाउंट हमने डिडक्ट की ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन करंट ईयर में हमने यहाँ क्या की है, रिसीव की है। तो अब ये जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है ये बैंक की क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। इसके लिए ये लायबिलिटी अब शेड्यूल नंबर 5 में की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड कितने अमाउंट है ये, 1,10,000। ये रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 1,10,000। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब देखो कमीशन एंड एक्सचेंज, ये क्रेडिट बैलेंस होता है। बैंक को कमीशन मिलता है, बैंक जो सर्विसेज देती है, डिमांड ड्राफ्ट है, ट्रैवलर्स चेक रहते हैं, इसके लिए बैंक को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। या फिर जो एक्सचेंज है, बैंक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करती है, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसका बैंक क्या करती है, एक्सचेंज करती है, उसके लिए भी उसको एक इनकम मिलता है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सचेंज इनकम कहा जाता है। तो ए बैंक का एक इनकम है, इसको अदर इनकम में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। कमीशन एंड एक्सचेंज अदर इनकम, ये देखो अदर इनकम, कमीशन एंड एक्सचेंज कितना है, 20 लाख का कमीशन एंड एक्सचेंज, ये हमने ट्रांसफर किया, कमीशन एंड एक्सचेंज। देन है रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड का क्या है, बैलेंस है, उसको पहले रिजर्व एंड सरप्लस में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिसका शेड्यूल नंबर होता है 2, रिजर्व फंड। और करंट ईयर का जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसमें ये इस रिजर्व फंड में वो स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। इसके लिए ये जो ओपनिंग रिजर्व फंड है उसको हम क्या करेंगे, इनर कॉलम पे लेंगे। एडिशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी टोटल आउटर कॉलम में लेंगे। तब तक ये रिजर्व फंड रिजर्व एंड सरप्लस में इनर कॉलम में रहेगा। देन ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की अमाउंट है 80,000, ये बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसका डेबिट बैलेंस होता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये देखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बैलेंस कितना है, 80,000 का। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने यहाँ ट्रांसफर किया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 80,000। अब देखो इसमें नेक्स्ट बैलेंस है, सैलरी है 14 लाख की, जिसमें मैनेजर की सैलरी कितनी है, 4 लाख की। तो इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसका डेबिट बैलेंस होता है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में पहले ये सैलरी क्या करनी पड़ती है, नोट करनी पड़ती है। तो ये नोट करेंगे। देखो सैलरी, इस सैलरी में 2 लोगों की यहाँ सैलरी है। पहली सैलरी है मैनेजर की, कितनी रुपीज़ की, 4 लाख रुपीज़ की। और अदर देन मैनेजर्स जो एम्प्लॉयज़ है उनकी सैलरी कितनी है, 14 लाख की।
तो क्या करते हैं, ये जो सैलरी है, सैलरी टोटल सैलरी में से 4 लाख मैनेजर की सेपरेट काउंट करनी पड़ती है और बाकी जो बची है वो एम्प्लॉयज की सैलरी रहती है। तो एम्प्लॉयज की सैलरी कितनी होगी, ये फिर 10 लाख की। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। सैलरी एम्प्लॉयज की कितनी, 10 लाख की, और मैनेजर की सैलरी अब कितनी होगी, 4 लाख की। वो सेपरेट यहाँ काउंट करनी पड़ती है। मैनेजर सैलरी कितनी, ₹4 लाख। मैनेजर्स सैलरी, ये मैनेजर की सैलरी अब कितनी हो गई हो, 4 लाख। ये मैनेजर की सैलरी, इसको ऐसे क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। डायरेक्टर फी 90,000, देन ऑडिट फी 20,000, डिप्रिसिएशन है फर्नीचर का ₹1 लाख। बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरी को हमने क्या किया, पोस्ट किया। मैनेजर की सैलरी सेपरेट, अदर एम्प्लॉयज की सैलरी सेपरेट। ओके, देन है बिल्डिंग। बिल्डिंग की कॉस्ट दी है, क्यों दी होती है ये कॉस्ट, डिप्रिसिएशन को काउंट करने के लिए, डिप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, 45 लाख की, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 60 लाख की। तो पहले बिल्डिंग को फिक्स एसेट में ट्रांसफर करते हैं। ये फिक्स एसेट बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी अमाउंट है, 45 लाख। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका जो डिप्रिसिएशन है वो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन कितना है, कॉस्ट पे, कॉस्ट इसकी है 60 लाख। कॉस्ट इसकी कितनी है, 60 लाख। देखो ये देखो, कॉस्ट कितनी है, 60 लाख, और उस पर डिप्रिसिएशन कितना है, ये 10%। तो कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन हो गया ये 10%, ये 10% डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, 60 लाख का 10%, 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज ये डिप्रिसिएशन हो गया। और ये 6 लाख रुपीज डिप्रिसिएशन हम क्या करेंगे, ये जो बिल्डिंग की बैलेंस शीट वैल्यू है, सॉरी ट्रायल बैलेंस वैल्यू है, इससे हम क्या करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे। तो 45 लाख से 6 लाख गए, कितनी अमाउंट अब आफ्टर डिप्रिसिएशन बिल्डिंग की हो गई, 39 लाख। ये 39 लाख ये बिल्डिंग की वैल्यू हो गई। अब ये जो डिप्रिसिएशन है, बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है, ये डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में इसको हम ट्रांसफर करेंगे। देखो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, हमने डिप्रिसिएशन यहाँ लिखा है, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन खाली हम यहाँ क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। और ये डिप्रिसिएशन कितना हो गया, इट्स 6 लाख का ये डिप्रिसिएशन हो गया। ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कैश विथ आरबीआई। इसको पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कैश इन हैंड एंड कैश विथ आरबीआई, ये डेबिट बैलेंस होता है शेड्यूल नंबर 6 में, उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई। ये देखो कैश इन हैंड कितनी है, ₹3,20,000, और कैश विथ आरबीआई कितनी है, ₹70 लाख। ये देखो कैश विथ आरबीआई ₹70 लाख, इसको हमने क्या किया, ट्रांसफर किया। अब लॉ चार्जेस है, लॉ चार्जेस ये बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। लॉ चार्जेस कितने हैं, लॉ चार्जेस 30,000 के, ये लॉ चार्जेस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये 30,000 के लॉ चार्जेस। देन है इन्वेस्टमेंट है, और ये एट कॉस्ट है 24 लाख। तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल में हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर कितना, 8, एट कॉस्ट ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 24 लाख, ये हो गई इन्वेस्टमेंट की पोस्टिंग। अब क्या है, लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, कितना है, 60 लाख। तो ये जो लोन्स है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, ये तीनों लोन की अमाउंट यहाँ हमें
क्या है कलेक्टिवली दी है, वो अमाउंट कितनी है 60 लाख की, उसको एडवांस शेड्यूल में क्या करना पड़ता है ट्रांसफर करना पड़ता है। तो लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एडवांस शेड्यूल में। यहाँ एक बात ध्यान में रखना जरूरी है, ये जो लोन्स कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट है इसकी जो वैल्यू है ट्रायल बैलेंस में वो कितनी है 60 लाख। अगर एग्जाम्पल में हमें अदर इंफॉर्मेशन में या फिर एडजस्टमेंट में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है तो ये रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिडक्ट करने के बाद ही ये अमाउंट बैलेंस शीट में क्या की जाती है पोस्ट की जाती है। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है क्या वो पहले देखेंगे। तो ये देखो 4 नंबर पर प्रोवाइड 30,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, 30,000 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। तो क्या करना पड़ता है, ये जो लोन्स कैश क्रेडिट की अमाउंट है 60 लाख, ये 60 लाख जो ट्रायल बैलेंस वैल्यू है वो बैलेंस शीट में एक्चुअली ट्रांसफर नहीं की जाती। ये जो डाउटफुल डेब्ट्स की अमाउंट है वो डायरेक्टली डिडक्ट करके ये अमाउंट शेड्यूल में क्या की जाती है डिस्क्लोज की जाती है, या फिर उसको हम क्या करते हैं नोट करते हैं। तो 60 लाख में से 30,000 अगर जाते हैं तो कितना बचता है 59,70,000। तो ये अमाउंट क्या करनी पड़ती है यहाँ बैलेंस शीट में हमें दिखाई देती है। अमाउंट कितनी होगी वो 59,70,000, ये 59,70,000। ये अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एडवांस शेड्यूल में क्या करनी पड़ती है दिखाई देती है या फिर दिखानी पड़ती है। तो ये लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट आफ्टर डिडक्शन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की अमाउंट है अब हमने क्या की है डायरेक्ट डिडक्ट की है, वो कितनी है 30,000 की। अब ये बैंक का क्या है एक लॉस है, इसको कहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी की हमने सेपरेट एक वर्किंग नोट की है, वहां इसको पहले हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। देखो प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी नंबर 1 की प्रोविजन कौन सी रहेगी, ये बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। और इसकी टोटल हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करते हैं। तब तक यहाँ हम इसको क्या करेंगे नोट करेंगे ये 30,000। तो इसके दो इफेक्ट हो गए, लोन को हमने इस अमाउंट से कम किया और एक्सपेंडिचर में हमने इसको क्या किया है कंसीडर किया है। देन बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस, ये बैंक क्या करती है इस मुझे ये जो बिल्स है या फिर कस्टमर के जो बिल होते हैं वो बिल बैंक क्या करती है उसका डिस्काउंटिंग करके उसकी जो अमाउंट है वो कस्टमर को देती है। इसको एडवांसेस में क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है। एडवांसेस बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड 28 लाख, 28 लाख बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेस्ड 28 लाख ये अमाउंट हमने यहाँ क्या की ट्रांसफर की। अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड किया है, ये बैंक ने जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किए हैं उस पर ये बैंक क्या करती है इंटरेस्ट पेड करती है। बैंक का एक मेजर एक्सपेंडिचर है, इसको इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर कितना होगा इसका 15 का ये शेड्यूल नंबर होगा, शेड्यूल नंबर 15। ये इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इंटरेस्ट पेड किया है, कितना पेड किया है 30 लाख का, ये इंटरेस्ट पेड किया 30 लाख का, ये इंटरेस्ट पेड किया। अब क्या पेड किया है बोरिंग्स फ्रॉम लक्ष्मी बैंक लिमिटेड, तो पेड नहीं किया, ये क्या है बैंक ने इस महिंद्रा बैंक ने लक्ष्मी बैंक से कुछ अमाउंट क्या की है विड्रॉ की है बोरो की है। बैंक की ये क्या है लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में इसके लिए सेपरेट शेड्यूल है बोरिंग शेड्यूल नंबर 4। तो पहले इसको हम शेड्यूल में ट्रांसफर करेंगे।
बोरिंग्स फ्रॉम लक्ष्मी बैंक लिमिटेड। कितनी अमाउंट बोरो की है? 40 लाख की ये अमाउंट यहाँ बोरो की है, वो पहले हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। और क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस है। तो देखो यहाँ ब्रांच एडजस्टमेंट, इसका अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये बैंक की लायबिलिटी है, शेड्यूल नंबर 5 में ट्रांसफर की जाती है। अगर इसका डेबिट बैलेंस होता है तो ये बैंक की असेट्स होती है, वो अदर असेट में क्या की जाती है? ट्रांसफर की जाती है। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट 26 लाख क्या है? क्रेडिट बैलेंस है, तो अदर लायबिलिटीज में उसको हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ये देखो ब्रांच एडजस्टमेंट क्रेडिट बैलेंस 26 लाख, इसको हमने क्या किया? ट्रांसफर किया। अब ये क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ये क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक के जो ब्रांचेस है उस ब्रांचेस को ये रकम, ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट बैंक को यानी कि हेड ऑफिस को क्या करनी पड़ती है? पेड करनी पड़ती है। यानी कि हेड ऑफिस ब्रांच को ये अमाउंट पेड करने के लिए क्या होता है? लाइबल होता है। अगर ये डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक के जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस बैंक की हेड ऑफिस को ये अमाउंट क्या करने को लाइबल होती है? पेड करने को लाइबल होती है। तो असेट हो तो डेबिट बैलेंस हो तो अदर असेट में, क्रेडिट बैलेंस हो तो अदर लाइबिलिटीज में इसको क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। देन है रेंट एंड टैक्सेस। 1,70,000 का रेंट एंड टैक्सेस है, ये बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर रेंट एंड टैक्सेस 1,70,000 की अमाउंट है रेंट एंड टैक्सेस की, उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में रेंट एंड टैक्सेस ट्रांसफर की। ठीक है, ये तो ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी यहाँ हम क्या करेंगे? देखेंगे। द बैंक हैज एक्सेप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स बिल्स वर्थ ₹30 लाख अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ रुपीज 38 लाख लॉज्ड विथ बैंक। तो ये क्या है? बैंक ने ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बिल्स क्या किए हैं? एक्सेप्ट किए हैं, जिसकी अमाउंट कितनी है? ₹30 लाख की। इसका मतलब क्या? कस्टमर के बिहाफ पर, यानी कि कस्टमर जो है बैंक के, उनके जो बिल्स है वो बिल्स बैंक खुद के नाम पर क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। क्यों एक्सेप्ट करती है? अगर कोई ट्रेडर कस्टमर पर भरोसा नहीं रखता तो वो ट्रेडर अपने कस्टमर पर बिल इशू नहीं करता। तो वो जो ट्रेडर है, वो ट्रेडर कस्टमर को कहता है कि अपने बैंक को बिल एक्सेप्ट करने के लिए कहो। तो बैंक क्या करती है? ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बैंक ये बिल एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये बिल कौन पेड करता है? कस्टमर ही पेड करता है। अगर कस्टमर ये पेड नहीं करता तो ये अमाउंट बैंक पेड करने के लिए क्या होती है? ट्रेडर को पेड करने के लिए बैंक तैयार होती है। तो अगर कस्टमर पेड नहीं करता तो ये बिल की अमाउंट बैंक कस्टमर के ट्रेडर को क्या करेगी? पेड करेगी। इसके लिए ये क्या है? एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। ये एक्चुअल में लायबिलिटी नहीं होती, ये क्या है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। तो ये जो एक्सेप्टेंसेस है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इसको क्या किया जाता है? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में ट्रांसफर किया जाता है। शेड्यूल नंबर 12 एक्सेप्टेंसेस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। अमाउंट कितनी एक्सेप्ट की है? 30 लाख की। और इसके लिए बैंक ने क्या की है? एक सिक्योरिटी कस्टमर से वो क्या करती है? लेती है। और वो सिक्योरिटी यहाँ कितनी ली है? वो है 38 लाख की। इसका मतलब क्या? अगर कस्टमर अपने ट्रेडर को, अपने सप्लायर को ये अमाउंट पेड नहीं करता तो बैंक ये अमाउंट ट्रेडर को पेड करेगी और ऑटोमेटिकली कस्टमर के लोन अकाउंट पर ये अमाउंट क्या होगी? डेबिट होगी। तो लोन के लिए, ये लोन हो सकता है आगे जाकर, इसके लिए बैंक ने ये क्या है? सिक्योरिटी ली है। ये 38 लाख का क्या है? मीनिंग है। ओके। सेकंड है रिबेट, इसको हमने पोस्टिंग किया है। डिप्रिसिएशन को भी हमने पोस्ट किया है। और ये जो डाउटफुल डेब्ट्स है उसको भी हमने क्या किया है?
पोस्ट किया है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो शेड्यूल नंबर 13, प्रॉफिट निकालने के लिए शेड्यूल नंबर पहले हम 13 लेंगे। ये इंटरेस्ट अर्न क्या अमाउंट है, कितनी है ये अमाउंट, टोटल 40,90,000। इसको पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न में ट्रांसफर करेंगे। ये देखो इंटरेस्ट अर्न 40,90,000, ओके ठीक है। अदर इनकम कितना है, ये देखो इंटरेस्ट अर्न और ये अदर इनकम हो गया 20 लाख। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर, यहाँ टोटल की जाती है ये टोटल, वहाँ हम क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे। ये टोटल करके ये वहाँ हम ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल कितनी है 20,000, सॉरी 20 लाख। कमीशन एंड एक्सचेंज अदर इनकम, ये देखो अदर इनकम 20 लाख, ओके। अब टोटल कितनी हो गई, 40 और 20 60 और ये 90,000, 60 लाख 90,000, ये टोटल इनकम हो गया। अब एक्सपेंडिचर देखो, पहला एक्सपेंडिचर शेड्यूल नंबर 15 शेड्यूल नंबर 15 एक ही एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट पेड का, वो है 30 लाख का। इसकी यहाँ क्या की जाती है, टोटल की जाती है और ये टोटल हम क्या करेंगे वहाँ ट्रांसफर करेंगे। टोटल कितनी होगी 30 लाख। ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 30 लाख, ओके। अब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, उसको हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ये 10 लाख, ये 4 लाख 14 लाख, 14 लाख ये 90,000, ये 15 लाख 10,000, 15 लाख 10,000, 16 लाख 10,000, 16 प्लस 6 यानी कि 22 लाख 10,000, 22 लाख 10,000 प्लस 80 यानी कि 22 लाख 90,000, 22 लाख 90,000 प्लस 30 यानी कि 23 लाख 20,000, 23 लाख 20,000 प्लस ये 1,70,000, ये अमाउंट कितनी हो गई 24 लाख 90,000, 24 लाख 90,000, ये इसकी टोटल हो गई। करेंगे फिर कैलकुलेशन, एक एक लेंगे सर। ये 14 लाख, ये 14 लाख प्लस 9,920 1,10,000 प्लस ये 7 लाख प्लस 1,10,000, ये दोनों का, और प्लस 1,70,000, 24,90,000। तो ये 24,90,000 ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की टोटल, इसको हम क्या करेंगे शेड्यूल में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 24,90,000। और प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी खाली एक ही प्रोविजन है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसी में एक ही प्रोविजन है, और वो प्रोविजन क्या है, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट्स की कितनी है वो 30,000, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेब्ट्स की एक ही प्रोविजन है 30,000। तो ए हो गया एक्सपेंडिचर। अब इसकी हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। देखो टोटल कितनी होती है 30 लाख, ये देखो 30 लाख प्लस 24,90,000 प्लस 30,000, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 55,20,000, 55,20,000, 55,20,000, ये अमाउंट हो गई एक्सपेंडिचर की। अब इनकम 60,90,000, एक्सपेंडिचर 50,20,000, 55,20,000, तो इनकम ज़्यादा है, तो अब क्या होगा प्रॉफिट होगा, वो हम क्या करेंगे काउंट करेंगे। देखो इनकम है 60,90,000, एक्सपेंडिचर है 55,20,000, सो डिडक्ट करेंगे 60,90,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया
5,70,000, तो प्रॉफिट करंट ईयर का 5,70,000। ये नेक्स्ट कॉलम में लेते हैं। देखो पिछले ईयर का प्रॉफिट 8 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट 5,70,000 और इसकी अब टोटल 8 + 5 13,70,000, 13,70,000 ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 5,70,000, ये करंट ईयर का क्या है प्रॉफिट है, उसका 20% स्टैट्यूटरी रिजर्व को क्या करना पड़ता है, ट्रांसफर करना पड़ता है। तो 5,70,000 का 20% कितना होगा, देखो ये 5,70,000 का 20% कितना हो गया, 1,40,000, 1,40,000 ये क्या हो गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व को अमाउंट ट्रांसफर करनी पड़ेगी 1,14,000। सो ये जो 1,14,000 करंट ईयर के प्रॉफिट का 20% हम क्या करेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी कि रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे। तो ये रिजर्व फंड जो है ओपनिंग बैलेंस, ये देखो रिजर्व फंड ऐड ड्यूरिंग द ईयर, ऐड ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट ऐड करनी पड़ेगी, 1,14,000, ये देखो 1,14,000 और ये 7 लाख, ओपनिंग का बैलेंस 7 लाख, एडिशन किए हम 1,40,000, तो ये कितना हो गया 8,14,000, ये हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अब प्रॉफिट हमने क्या किया, एप्रोप्रिएट किया, एप्रोप्रिएशन उसका किया, खाली एक ही एप्रोप्रिएशन करना था 1,14,000 का। टोटल प्रॉफिट कितना था 13,70,000, एप्रोप्रिएशन हो गया 1,14,000। अब बचता कितना है वो देखो, 1,14,000 का एप्रोप्रिएशन हो गया है और 13,70,000 का टोटल प्रॉफिट था, 13,70,000। अब अमाउंट कितनी बची, 12,56,000 बैलेंस, 12,56,000, इसको क्या कहा जाता है, सरप्लस। 12,56,000 और टोटल कितनी 30,70,000, ये यहाँ टोटल। ओके, अब ये जो सरप्लस है 12,56,000 का, ये सरप्लस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ये सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस। सरप्लस देखो, अब ये 12,56,000 ये क्या हो गया, सरप्लस। और अब हर एक शेड्यूल की जो टोटल है वो टोटल हम क्या करेंगे, जो फॉर्म ए है, फॉर्म ए में क्या करेंगे, वो ट्रांसफर करेंगे। शेड्यूल नंबर 1 की टोटल है ₹20 लाख, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे कैपिटल ₹20 लाख। ओके, देन शेड्यूल नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस, इसकी टोटल होती है 8,14,000 प्लस 12,56,000, इसकी टोटल होती है 20,70,000, 20,70,000, 20,70,000। देन नेक्स्ट है डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग बैंक अकाउंट है, टोटल होती है 1,97,50,000, 1,97,50,000। देन है बोरिंग्स, एक ही बोरिंग्स है फ्रॉम लक्ष्मी बैंक, उसकी टोटल होती है 40 लाख, बोरोइंग्स 40 लाख। देन है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, दो अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस है और उसकी
टोटल होती है 27,10,000, 27,10,000 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। देन इसकी हम टोटल करेंगे। पहले ये 5 आइटम, पहले 20 लाख कैपिटल, नेक्स्ट रिजर्व्स एंड सरप्लस 20,70,000 प्लस डिपॉजिट्स 1,97,50,000, next 40 lakh borrowings, 40 lakh borrowings, and then lastly other liabilities and provisions 27,10,000, 27,10,000। तो ये टोटल लाइबिलिटीज 3,05,30,000, 3,05,30,000। सो ये लाइबिलिटीज की टोटल हो गई। अब असेट्स के ये जो शेड्यूल्स है उसको हम क्या करेंगे, काउंट करके ट्रांसफर करेंगे। तो शेड्यूल नंबर 6 है कैश इन हैंड और कैश विथ आरबीआई, इसकी टोटल होती है 73,20,000, 73,20,000। देन कैश एट बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कैश विथ अदर बैंक, ये टोटल कितनी है, एक ही अमाउंट है, एक ही आइटम है, इसमें टोटल है 65 लाख। तो ये हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे 65 लाख। इन्वेस्टमेंट, एक ही इन्वेस्टमेंट है एट कॉस्ट 24 लाख, टोटल 24 लाख इन्वेस्टमेंट शेड्यूल में ट्रांसफर करेंगे। देन है एडवांसेस, एडवांसेस है दो टाइप के एडवांसेस है, लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट एंड बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज, और उसकी टोटल होती है 87,70,000, 59,70,000 और 87,70,000, ये हो गए एडवांसेस। देन है फिक्स्ड असेट्स, इस फिक्स्ड असेट की टोटल होती है, दो असेट्स है फर्नीचर एंड बिल्डिंग, इसकी टोटल होती है 55,40,000, ये फिक्स्ड असेट्स हो गए, फिक्स्ड असेट्स की टोटल। देन अदर असेट्स, अदर असेट्स अमाउंट नहीं है, टोटल नहीं, ठीक है। ये असेट्स को हमने हर एक शेड्यूल की टोटल कर दी। अब इसकी क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, ठीक है। पहले 73,20,000 प्लस 65 लाख प्लस 24 लाख, 24, देन 87,70,000, 87,70,000, देन 55,40,000, 55,40,000, ये हो गई टोटल 3,05,30,000, टोटल 3,05,30,000, ये हो गई असेट्स की टोटल। देखो लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। और एक आइटम है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, शेड्यूल नंबर 12, शेड्यूल नंबर 12 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज की अमाउंट है 30 लाख। इसको हम क्या करते हैं, फॉर्म ए में ट्रांसफर करते हैं, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। और बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन तो एग्जाम्पल में हमें नहीं दिए, तो बिल्स फॉर कलेक्शन की अमाउंट नहीं है। तो इस तरह से हम फॉर्म ए और फॉर्म बी तैयार कर सकते हैं।